सुनो, जैसे यहाँ दिया गया यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा जो है 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो इस तरह का एक सवाल पूछता है 2 नंबर वाला प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न जो रहेगा 15 को प्रश्न 2 नंबर वाला रहेगा, यानी 30 नंबर का, ठीक है। और इस 30 नंबर के लिए 30 प्रश्न दिया रहेगा। उस 30 प्रश्न में से कोई भी 2 प्रश्न हमको बनाना है, 15 प्रश्न बनाना है, यानी 30 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से 15 ही बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक। तो उसी तरह के सवाल में ही इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो जब भी कहेगा यूक्लिड के द्वारा जो है एचसीएफ निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 संख्या दिया गया, एक होगा बड़ा और एक छोटा। तो जो बड़ा संख्या रहेगा उसको a मान लेंगे 420, तथा जो छोटा है उसको क्या करेंगे b मान लेंगे। कैसा दिया गया है 130। यानी जो बड़ा है, दोनों 2 संख्या रहेगा फिक्स है, एक बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है दोनों बराबरी रह जाए, ऐसा भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में। अगर ऑब्जेक्टिव में दोनों बराबरी संख्या दे दे तो वही एचसीएफ हो जाएगा, तब तो निकालने के लिए प्रेर है क्या। तो जब बड़ा और छोटा रहेगा तो बड़ा वाला को a मान लेंगे, छोटा वाला को b। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम या प्रमेय से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो है r का मान 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यूक्लिड प्रमेय से ये सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान जो है ये होता है 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा छोटा। तो इसमें बड़ा संख्या को हम क्या करेंगे, इस तरफ लिखेंगे 420 और बराबर लिखेंगे 130। अब क्या करेंगे, इसमें जो है 130 से भाग लगाएंगे, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आवे तो इसको रफ में हम कर सकते हैं इस तरह से, दिख रहा है। रफ में हम बैक साइड में, ये फ्रंट पर दिखाना नहीं है, फ्रंट पर हम जो ये बना रहे हैं वही दिखाएंगे, ये बैक साइड रफ में काम करेंगे। तो समझने में थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम क्या करेंगे, 420 में 130 से भाग लगा देंगे। 4 बार में 400 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार लगाएंगे, 13 तिया 39, यहाँ 0 आएगा, 12 में 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, यानी 30 बचेगा, ठीक है। अब जो ये आ रहा है इसी को हम लिखेंगे, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और जो ये बच रहा है नीचे हमारे शेष, इसको हम क्या करना, जोड़ देना। इसमें एक सूत्र भी होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही सूत्र यहाँ लग रहा है, इसी को बार बार लिखेंगे। यानी ये भाजक हो गया, ये भागफल और ये शेष। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को गुना करेंगे और 30 जोड़ देंगे। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसी में अब जो है इससे भाग नहीं लगेगा। तब हम क्या कर रहे थे, जब दूसरा तीसरा में पढ़ रहे होंगे तो इस तरह से हम मोसो निकालने होंगे, महत्तम समापन तक, यानी मोसो। उसी तरीका से हम निकाल रहे हैं। अब 130 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब 30 से इसमें भाग देंगे, 30 से 130 में भाग देना है, तो वही चीज फिर यहाँ हम लिख लेंगे, या 130 बराबर 30 गुना कितना बार लगाते हैं, 4 बार लगा देते हैं, 4 तिया 12, 3 में 2 गया 1। ये कैसे जाने, 30 गुना 1 करेंगे 30 आएगा, 30 गुना 2 करेंगे तो 60 आएगा, वैसे ये 30 गुना 3 करेंगे 90 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम 30 4 बार लगाए 120 आया। अब घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, 3 में 2 जाएगा तो यहाँ 1 आएगा और ये कट जाएगा। इस तरह से फिर हम 130 में जब 30 से भाग देंगे तो भागफल 4 आ रहा, तो 4 से गुना कर देंगे, शेष कितना आ रहा, 10 आ रहा, 10 को जोड़ देना है। अब 30 से 10 में भाग नहीं लग रहा है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और 30 में यहाँ उतार देंगे। अब फिर वही करना है, 30 में जो है क्या करना है, 30 में 10 से भाग देना। कितना बार लग जाएगा, 3 बार में, 10 तिया 30 कट गया।
यानी 3 बार से इसको गुना कर रहे हैं तो शेष खत्म हो गया अर्थात 0 हो गया। तो ये जब तक 0 नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या अब 0 यहाँ पर हो गया। अब 0 जो आया किससे भाग दिए तो 0 आया 10 से। अंतिम बार 10 से। बहुत स्टूडेंट यहाँ 3 लिख देता है, यहाँ एचसीएफ लिखने में बहुत 3 लिख देगा, कोई 30 लिख देता है, कोई 0 गलत हो जाता है। इसको क्लियर कर लेते हैं। हम 10 से भाग दिए अंतिम बार, हम लिख सकते हैं चूंकि b = 10 लेने पर r बराबर 0 होता है ना। ये लाइन लिख दी, इससे हमारा क्लियर हो गया। अंतिम बार भाग दिए हैं 10 से। अब हम लिख देंगे इसीलिए 420 तथा 130 का एचसीएफ बराबर 10 आंसर। इस तरह से कोई भी दो संख्या दिया रहेगा तो कोई दो संख्या दिया रहेगा जिसमें एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा, तो बड़ा संख्या को a मान लेंगे, छोटा संख्या को b मान लेंगे और ये सूत्र है इसको लिख देंगे और उसके बाद इस तरीका से हम बना सकते। कोई भी दो संख्या रहे इस तरह का एक सवाल निश्चित रहता। तो दूसरा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये 2 नंबर के सवाल में इस तरह पूछा जाता है। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, हमको पता है n क्या है प्राकृत संख्या। हम लिख सकते हैं चूंकि n एक प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन में दिया गया n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, इसीलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 ... कुछ भी ले सकते हैं। क्या ये इंफिनिटी तक चला जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब देखो 6 पर पावर n का मान 0 होता है, ये जांच करना। तो लेते हैं, यदि हम जब n बराबर 1 ले लेंगे तो 6 पर पावर n का मान क्या हो जाएगा 1, यानी 6 आएगा। अगर हम 2 लेते हैं, जब n बराबर क्या लेते हैं 2, तो 6 पर पावर n का मान 6 पर पावर 2 रखेंगे तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36। उसी तरीका से जब हम 3 लेते हैं n का मान तो 6 पर पावर n बराबर 6 पर पावर 3, 6 गुना 6 यानी 216। अब हम क्या देखेंगे, इस तरह से हम जितना मन होगा ले सकते हैं जांच के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं लेना, समय बर्बाद क्यों करें। क्या तो 3 तक ले लिए। अब हम क्या देखते हैं, n एक प्राकृत संख्या है। जब हम 1 लिए तो कितना वैल्यू आया 6, 2 लिए कितना वैल्यू आया 36, 3 लिए कितना आया 216। इस तरह से हम देख रहे हैं जब हम अंक को बढ़ा रहे हैं हमारा वैल्यू क्या हो रहा, बढ़ रहा। ये तो घट नहीं रहा, बढ़ रहा, अर्थात ये 0 कहीं होगा। जैसे यहाँ 6 था 36 हुआ, फिर 216 आया, तो आगे जाएंगे जितना उतना और बढ़ ले जाएगा, तो ये 0 नहीं होगा। क्या अब हम लिख देंगे इसीलिए 6 पर पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगी ना, यानी 6 पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इस तरीका से हम इसको बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज में और समझ सकते हैं, यहाँ प्राकृत संख्या दे दिया, ठीक है। अगर प्राकृत नहीं देकर पूर्ण संख्या ही दे दे तो भी ये शून्य नहीं होगा। क्यों, तो पूर्ण संख्या में क्या बढ़ जाता, 0 बढ़ जाता। तो अगर 6 पर पावर 0 लेते तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, 1 हो जाता। यानी तो भी अगर प्राकृत नहीं देकर पूर्ण दे तो भी ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसमें है तीसरा सवाल, द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि उनके शून्यकों का योग √2 तथा गुणनफल जो है 1/√3 दिया रहे। इसके लिए एक सूत्र होता है, वो लगाएंगे। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया शून्यकों का योग, ठीक है, और गुणनफल दिया गया। कोई सवाल में रहता है शून्यक, अगर उसी में कहा देता शून्यक जो है क्रमशः 2 3 है, इसका मतलब अल्फा 2 है और बीटा 3 है। शून्यक जब रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं कर रहा। यहाँ क्या कर रहा है, शून्यकों का योग कर रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी ये जोड़ कर दिया गया है √2, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल।
इसको लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/3, ये योग दिया गया है। और इसका मतलब ये नहीं समझना अलग अलग दे रहे, अलग अलग जब रहेगा तो यहाँ सिर्फ निकल जाता द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि उनके शून्यक √2 तथा 1/3 तब हम अल्फा बीटा जोड़ के निकालते क्या। लेकिन ये तो आसान कर दिया, दोनों जोड़ ले। अब हम जानते हैं इसमें डायरेक्ट सूत्र लगेगा द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम। ये द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है जब अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहेगा। इसी की सहायता से ये अल्फा बीटा का मान दे ले, अल्फा इंटू बीटा दे ले, बस हम निकाल देंगे। इसमें लिखेंगे यदि इसके बदला में 2 बराबर का चिन्ह आ रहा है इसीलिए यह इस्तेमाल कर देंगे, या x² माइनस यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटे का मान दे दिया है √2, इस पूरे ब्रैकेट के बदला में √2 इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या देना है 1/3 बराबर 0। यदि हम चाहे इसके नीचे हम नहीं कुछ है क्या है 1 है, इसके नीचे हम नहीं कुछ है तो 1 है। इस तरीका से हम कॉमन ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आएगा ना। और उसके बाद जो है x भाग देंगे 3 गुना x तो 3x², फिर x भाग देंगे तो 3 गुना √2 हो जाएगा 3√2x, और फिर 3 से भाग देंगे 1 गुना 3 क्या है 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 1 बराबर 0। ये भाग में जाएगा क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो या 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। इसीलिए हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही हमारा आंसर हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है ना। ये समझ में आया। अल्फा प्लस बीटा का मान दे है और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहेंगे शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा को कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, और ये सूत्र होता है। तो यहाँ क्या किया हम, इसके नीचे हमने कुछ था तो एक कॉमन लिए, इसके नीचे हमने कुछ था तो एक कॉमन लिए, तो और उसके बाद जो है ये भिन्न का जोड़ घटाव कर दिए, फिर ये 3 भाग में था जाएगा क्या हो जाएगा गुना में खत्म नहीं हो जाएगा, और उसके बाद ये लिख देंगे, हो गया। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अब चौथा प्रश्न जो है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात बहुपद का मूल ज्ञात करना। अब मूल किसको कहेंगे, मूल या शून्यक कहें क्या, अंग्रेजी में 0, मतलब वैसा मान जो इस समीकरण को 0 कर दे उसको शून्यक कहेंगे। जो समीकरण दे लेगा उसको 0 कर देगा, जो मान हम लेंगे तो वही उसका शून्यक या मूल या रूट कहो। ठीक है। तो हमको जो है इसमें द्विघात समीकरण, अधिकतम पावर कितना है इस समीकरण का 2, तो द्विघात समीकरण हो गया। इसका हमको मूल निकालना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से सबसे आसान तरीका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अकेला है उसको हम, जैसे इसमें x² के साथ रहेगा ओकरा a कहते हैं, जो x के साथ रहेगा b, और जो अकेला है c। तो हम क्या करेंगे, a को c से गुना कर लेते हैं सर्वप्रथम, यानी √2 को 5√2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5, और √2 को √2 से करेंगे तो रूट के अंदर 2 गुना 2 यानी 1 2 12, तो 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ना। अब इसको शॉर्टकट तरीका अपनाना है, हमको 7 है बीच में दे, तो 10 को ऐसा संख्या से गुना करके लिखना है, या फिर 2 ऐसा संख्या लो जिसको गुना करने पर 10 हो। 2 संख्या लेंगे जिसको गुना करने पर 10 हो, 1 और 10 ना, 2 और 5 10, 5 और 2 10, और कुछ है और कोई भी संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर 10 हो। ये 10 कहां से आया समझ में आया, तो यहाँ जो c था और x² के साथ जो a था दोनों को गुना कर लिए, दोनों गुना करके यहाँ दिखा दिए 10 आया। तो हम 2 संख्या लेंगे जिसको गुना करने पर 10 हो, 1 गुना 10 10, 2 गुना 5 10, या 5 गुना 2, दोनों एक ही बात हुआ। इस तरह से 2 ही ऑप्शन आता है हमारे पास। अब हम क्या करना है, बीच वाला अंक जो है क्या है 7 ना, 7x है,
तो बीच वाला अंक को हमको लाना है। ये दो जो 10-10 जो पुर रहा है, या तो जोड़ो या तो घटाओ, 7 आ जाना चाहिए। इसमें अगर जोड़ेंगे 10 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 11, और 10 में से घटाएंगे कितना आएगा 9। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर दूसरा देखें 2 में 5, 2 में ये 5 में से अगर हम 2 घटा देते हैं क्या आ जाता है 3, या फिर 2 में से 5 घटा देंगे तो -3, तो 7 आ नहीं रहा क्या। लेकिन जब भी हम ऐसा सवाल बनाएंगे, अगर ये दोनों को जो गुना कर दिए, जितना अधिकतम संख्या हम सोच लिए, उसके बाद अगर कोई नया आ रहा है तो निश्चित रूप से कोनो न कोनो उसी में से होगा। बारीकी से देखेंगे। हम यहाँ घटाए हैं बार बार क्या, अगर हम जोड़ देते यहाँ पर तो क्या हो जाता है 5 2 7 आ जाता है आसानी से ना। इस तरीका से हम ला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको √2x², इसको क्या करेंगे 2x और 5x प्लस 5√2 बराबर 0। ये समझ में आया ना। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7x ना, 7x होगा ना। 5x जोड़ 2x कितना हो जाएगा 7x, और गुना करो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। 10 कहां से आया था, ये दोनों a और इसके साथ जो है दोनों को गुना किया ना, ये दोनों को गुना करके हम 10 लाए। उसके बाद जो है ये दोनों को जोड़ के क्या करना है 7। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगाना था हमको 1 2 3 था, कॉमन होता नहीं, इसीलिए हम इसको 4 भाग में बराबर बांट लिए ताकि कॉमन लेने में आसान हो जाए। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें अगर गौर से देखेंगे तो लिख सकते हैं या √2x²। ये जो 2 दिख रहा है, हम इस 2 को बदला में √2 गुना √2x लिख सकते हैं। समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्या, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से फिर यहाँ 5 है तो 5x जोड़ 5√2 बराबर 0 ना। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम की सेम है। अभी दोनों में गौर से देखेगा तो √2 मिल रहा है, यहाँ 2x है यहाँ 1x है, इसका मतलब हम √2 और x कॉमन ले लेंगे। √2 बाहर, इसमें 2 में एगो बाहर क्या बचा एगो, प्लस ये √2 बाहर चल गया, x भी बाहर चल गया, यहाँ क्या बचेगा 1। अब अगला ब्रैकेट में तुम जान लो ये x + 1 आया ना, वही यहाँ भी आएगा। तो यहाँ 5x है, इसका मतलब x बचना चाहिए, तो 5 क्या कर लेंगे बाहर, x बचा, और यहाँ हो जाएगा √2 गुना करो 5 गुना x 5x, 5 गुना √2 5√2, और इसको करेंगे x गुना x x²√2, फिर अगर x करेंगे तो √2, यहाँ पर जाए 1√2 बचा हुआ देखो, ये इसके बदला में 2 x में एगो x बाहर आया, 1x लिखे, यहाँ यही हम इसको बाहर कर दिए, ये तो बचा ही है, यहाँ पर 1√2 बचा था, इसको लिख लेंगे ठीक है। एक तरह से गुना करेंगे x गुना x² √2x², फिर √2 और √2 2√2 हो जाएगा x, और फिर ये √2 गुना होगा क्या आ जाएगा 2, और ये दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7। फिर हम जाते हैं ऊपर तो उतने ना जाता है बराबर 0। हम चाहते थे, आप देखो समझने के लिए, यहाँ √2 और यहाँ 2 था ना, हम मने मन इसको समझ लेते क्या, इमें √2 गुना √2 है, तो मने मन वो √2 बाहर निकाल देते, वो √2 यहाँ लिख देते। ये लाइन हम नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। बहुत बच्चा बस ये अगर नहीं लिखते तो समझे में नहीं आता, इसीलिए हम इसको लिख दिए दिखा दिए, लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं था। अगर लगे हम ही नहीं लिख सकते हैं तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे, इसको नहीं लिखना क्या, यहाँ से समझ लेंगे, दोनों को देखेंगे √2, यहाँ 2 देखे समझ के इसमें √2 होगा, यहाँ पर हम दिखा दिए। अगर नहीं लग रहा तो इस तरह से हम सोल्व भी कर सकते हैं। अगला स्टेप में फिर ये दोनों मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे, x + √2 into √2x + 5 बराबर 0। अब करेंगे बारी बारी से, गुना में भर जाएगा, भाग 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1, लिखेंगे हुए, जब इसको भेज देंगे तो ये बचेगा, क्या बचेगा √2x + 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ ठीक है, या
√2x बराबर ये प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये √2 गुना में रहेगा तो भाग में, तो x का मान हो जाएगा -5/√2। एक आंसर ये हो जाएगा। फिर पुनः करेंगे दोबारा, आप इसी को भेज देंगे तो ये बचेगा, क्या बच जाएगा x + √2 बराबर 0, इसीलिए x मान प्लस में रहेगा क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से x का दो वैल्यू आ गया, एक आया -√2 और एक आया -5/√2। ये द्विघात समीकरण था, इसमें दो आंसर आएगा, दो मूलांक गया, एक -√2 आया, एक -5/√2 आया। अभी दोनों में से कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे ये 0 होगा। तो इस तरीका से कोई भी सवाल नहीं गुणनखंड विधि से इसको हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें दो चीज ध्यान देना होगा, पहला नंबर जो यहाँ पर दिया गया है और x² के साथ अंक है, तब अगर यहाँ x² खाली रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों को गुना कर लेंगे। सर्वप्रथम गुना करने के बाद जितना आएगा उस संख्या का फिर क्या करेंगे, दो संख्या, जैसे इसका 10 आया था हम क्या किए 1 × 10 2 × 5 करके लिख लिए, अब तब उसको जोड़ के घटा के बीच वाला पूरा देंगे, और जो इतना काम कर लिया फिर ये सब बन जाएगा। देखो ये 5वां सवाल जो है एपी से है, कहता किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो एपी का सबसे पहले 17वां पद क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 17वां पद, यानी इसको A17 कहेंगे, इसका सूत्र होगा A जोड़ 16D ना। 17वां पद जो है एपी का है, 2 नंबर का सवाल में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। जो पद देल है, जैसे 17वां दिया है तो 17वां पद एक बार A17 कहेंगे, तो हम लिख सकते हैं A जोड़ 16D। उसके बाद एक और चर्चा में है 10वां पद है, तो उसी तरह से अगर A 10वां पद का मान लेंगे, इसको हम A जोड़ 9D लिख सकते हैं, यानी 10 है ना A तो 9D होगा, 11 रहता तो 10D रहता। अगर A 15 रहता, देखो एकदम लॉजिक है सिंपल सा, अगर A 15 रहता ना तो यहाँ सिर्फ 9 अधिक, यहाँ A रहबे करेगा, यहाँ 15 रहता यहाँ 14D, यहाँ 20 रहता 19D, यहाँ 50 रहता 49D, इस तरह से सूत्र होता। ठीक है, क्या ये कैसे होता है, an बराबर एक सूत्र होता है A + n - 1 × D, यही सूत्र है, इस पर तुम वैल्यू बैठाओ बन जाएगा। जैसे हम यहाँ 7 लेंगे, n की जगह क्या लिए 7, A जो जैसे ही 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6D, वही सूत्र है, एक ही सूत्र, बस इसी से बनता है। इस तरह से हम कर सकते हैं क्या। तो 10वां पद हो गया A जोड़ 9D। प्रश्न से क्या कहता है, 17वां पद जो है कौन है A जोड़ 16D। 10वां पद से 7 अधिक है, 10वां पद क्या है A जोड़ 9D। तो 10वां पद से 17वां पद 7 ज्यादा है, यहाँ आसपास लिखा है, देखो 17वां पद उसके यानी 10वें पद से अधिक, यानी 10वां से कौन ज्यादा है 17वां ज्यादा है। और हम क्या किए 17वां को 10वां के बराबर कर दिए, होगा बराबर, ये दोनों पद बराबर नहीं होगा, तो गलत ना कर रहे हैं। तो हाँ ये 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। हम क्या करेंगे, इसमें भी यदि 7 जोड़ दें तब ये 17वां पद में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, या इधर 7 घटा सकते तो भी बराबर होता। क्या 17 वाला जो है 7 ज्यादा था, इसीलिए हम 10 वाला क्या किए 7 जोड़ दिए, किस लिए, इसके बराबर करने के लिए। यानी मान चलो किसी के पास 20 रुपया था, अगर वो पास 10 हो गया तो उसको बराबर करना था, हम 10 दे दिए, क्या उसके 20 के बराबर हो गया। उसी तरह से अब इसको हम हल करेंगे, बराबर करेंगे तभी इसमें बराबर हुआ हल होगा। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखो A जोड़ 16D, ये प्लस में लग जाएगा 10 माइनस में, ये प्लस में लग जाएगा 10 माइनस में बराबर 7, ये प्लस माइनस घट जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अब बचेगा 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7D बराबर 7, या D बराबर 7, गुना में रहेगा क्या हो जाएगा भाग में, कितना आएगा 1। बस यही हो गया सार्व
अंतर, डी को ही सार्वंतर कहते हैं, डी का मान कितना आया 1 आंसर। तो इस तरीका से एपी का कोई भी सवाल रहेगा तो उसमें हमको ये समझना है ए का मान, एन का मान, डी का मान और जो पद देल है, तो सुविधा के लिए हम ये सूत्र लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें दो ही तरह का सूत्र ज्यादा उपयोगी है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जब योग कहेगा तो एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी का एक और रूप होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। एक और होता है ए एन बराबर एस एन माइनस 1। ये दो चार सूत्र है, इसी की सहायता से हम ये पूरा एपी पढ़ सकते हैं। बस इतने में यदि हमको बढ़िया से इसका उपयोग आ जाए तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। छठा प्रश्न है, आकृति में डी समांतर बीसी है तो ईसी का मान निकालना। देखो एक प्रमेय होता है, यदि कोई त्रिभुज देल है, पहले प्रमेय को हम समझ लेते हैं। ए बी सी, यदि कोई त्रिभुज दिया है तो इसमें यदि हम बीसी भुजा, ये बीसी भुजा है, इसके समांतर अगर कोई एक भुजा खींच दें डी, ठीक है ना, यानी त्रिभुज एबीसी में अगर किसी भुजा के समांतर, जैसे हम लिख दिए बीसी भुजा के समांतर डी भुजा खींचेंगे तो ये जो है इस भुजा यानी ए बी भुजा और तथा एसी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब जब इसको हम लिख सकते हैं किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर न समांतर रेखाखंड दो भुजाओं को मिलाने वाली भुजा से अगर हम खींचते हैं तो दोनों रेखा का जो बिंदु होगा वो समान अनुपाती होगा। सीधा सीधी समझ जाओ, अगर बीसी के समांतर ये है डी तो इसमें जो है ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी सूत्र होता है। ये क्या होता है? सूत्र होता है। तब जब ए बी सी एक त्रिभुज है और बीसी के समांतर डीई है, अगर बीसी के समांतर डीई हो तो ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा बीसी होगा। ठीक है, इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? थेल्स प्रमेय। तो इसी का यही पर यहां पर लागू होगा। इसमें भी देखो क्वेश्चन में दे दिया है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी से न बीसी समांतर डीई, यानी बीसी का समांतर है कौन भुजा? डीई है। तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से क्या होता है? संगत भुजा समान अनुपाती होता। संगत भुजा क्या हो जाएगा? समान अनुपाती, अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई। संगत भुजा समान अनुपाती होता। सब वैल्यू अब रख देंगे। ए डी का मान कितना है? 1.5 बट्टा डी बी का मान कितना है? 3, और इधर कितना है? ए का मान कितना है? 1, और ईसी का मान हमको क्या करना है? निकालना। अब कोना कोनी क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। 1.5 गुना ईसी या 3 गुना 1, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। ये गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ईसी बराबर 3, ये 3 गुना 1 3 बट्टा 1.5, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव बट्टा 1, उसके बाद 1 0। आप काटेंगे 3 5 15, 5 दूनी 10, इसीलिए ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर आंसर। क्योंकि ये सब वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दिया गया। तो इस तरीका से ये सवाल जो है एकदम आसान है। ये चित्र से ही हम समझ सकते हैं। क्या? जब भी इस चित्र में दिया रहेगा और ये कहेगा समांतर है, इसको एडी बटा एल, इसको ऊपर उसके नीचे हम ये करेंगे, दूसरा साइड इसको ऊपर और इसको नीचे बराबर करके निकाल लेंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ ईसी पूछा, अगर हमसे एसी पूछ लेता तब क्या करते हैं? एसी बराबर हुआ, एसी पूछ लेता तब क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? ये जो सूत्र से निकाले ना, ये वैल्यू निकाल लेंगे। निकालना के बाद अब हम इसमें लिख सकते हैं ना, एसी बराबर ए या जोड़ ईसी।
मतलब ए यहां से यहां और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये सीधे हो जाएगा। ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है, टोटल कितना हो जाता 3। अगर ये सी पूछता तो कभी कभी ऐसा भी होता, अनुपात से हम ये निकाल सकते हैं, अब बाकी फिर ये कर लेंगे। हाँ लेकिन एक चीज होता है, और अगर हम इसका ये भुजा लेते, ऐसा भी ले सकते थे AD बटा AB ने, एक भुजा ये लिए एक बड़का लिए, तो इधरो लेते एगो छोटका भुजा, एगो ले लेते बड़का भुजा, ये भी समानुपाती है। यानी इसका जो भुजा लेंगे उसी के संगत हम इधर भी भुजा ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीका से इस पर जो भी सवाल आएगा आसानी से बनाया जा सकता है, और कुछ नहीं निश्चित है इसमें जब भी देगा 3 को दिया रहेगा, चौथा तुमको निकालना है, और उसके बाद हो सकता है ये नहीं पूछ कर ये पूछ दे, या इधर एक खाली देगा तो ये पूछ देगा क्या, तो इस तरीका से हम बना सकते हैं।